Okay, so let us start for the class. Today we will learn the whole LU method again, because I do not know exactly what things you have read, and because we also, whatever the methods we are learning here in numerical methods, we have to learn in such a way that we are able to write the codes for this. Because why numerical methods you are utilizing, कि हम लंबे कैलकुलेशंस अपने हाथ से नहीं करने जाएंगे, इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर है। तो अगर हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें, एक ऐसे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सके कि वो प्रोसेस वो रिपीटेडली करे, देन वी कैन डू आवर दिस न्यूमेरिकल, यू कैन यूटिलाइज आवर न्यूमेरिकल टेक्निक्स इन such a way that it will help us to simplify our works. So today again we will start LU decomposition, and in which I will first quickly revise the whole method, whatever you have learned, and after that we will see how to write the some codes for this, and what will be the algorithm, so that you can instruct your computer to do this algorithm. And also we will see under what conditions this LU factorization exists. आप लोगों ने पढ़ा था LU डिकम्पोजिशन कब एग्जिस्ट करता है किसी मैट्रिक्स का? No, ma'am. ओके, सो LU डिकम्पोजिशन क्या है ये तो आप लोग अवेयर हो, है ना? That LU decomposition of a matrix is what? If we are able to write any matrix A in the form of L into U, where L is a lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix, then we will call that this will be the LU factorization of our given matrix A, है ना? यही था ना definition? Yes, ma'am. Where if we will go to solve this system, see here it only says that LU decomposition for this L is lower triangular and U is upper triangular. This means what? If we are going to write our, first we will do for 3 by 3. If I am taking A as 3 by 3, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then this will be equal to L. L अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बता दीजिए फटाफट। लोअर ट्रायंगुलर मैम, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सब जीरो होगा। यस, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे, राइट? एंड डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना? यस मैम। L21, L31, L32 into U11, U12, U13, 0, U22, U23 and 0, 0, U33। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो है A, उसे हम इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करें तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा इसके बराबर होगा, मैट्रिक्स A के। यस मैम, यस मैम। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, फटाफट बोल दीजिए मैम L11 U11, L11 U11, L11 U13, है ना? यही आएगा। L11 0, 0, this one। सेकेंड रो क्या आएगी, L21 L22 0 को जब हम U से मल्टीप्लाई करेंगे, L21 U11, L21 U12, L22 U22, 0 into 0, क्या हो जाएगा ये, L21 U12 प्लस L22 U22, राइट? थर्ड एंट्री क्या होगी, L21 U13 प्लस L22 U23 प्लस 0 इंटू U33, क्या हो जाएगा ये, L21 U13
प्लस L22 U23 प्लस 0. ओके, Yes, थर्ड रो ma'am. क्या जाएगी? Ma'am, L31 L1 U11. वेरी गुड, बोलिए. फिर L3 L31 U12 plus L32 U22 plus 0. फिर मैम L31 U13 plus L31 sorry L32 U23 plus L33 U33. राइट, ये हो जाएगा. और दो मैट्रिसेज इक्वल कब होती हैं? मैम उसके सारे टर्म्स जब उससे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो. राइट, दो मैट्रिसेज इक्वल तब होती हैं जब वो एलिमेंट वाइज इक्वल हो. एलिमेंट वाइज इक्वल होने का क्या मतलब है कि ये A11 हमारे बराबर होगा 1 एंट्री इस मैट्रिक्स की, A12 हमारे बराबर होगा 1 एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स. राइट, so from this matrix equation can I write A11 is equal to L11 U11? A12 will be what? L11 U12. A13 will be what? L11 U13. A21 will be what? L21 U11. A22 will be equal to L21 U12 plus L22 U22, and A23 will be equal to L21 U13 plus L22 U23. Then the third row will give us A31 is equal to L31 U11. Yes, कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No, ma'am. Okay. A33 will be equal to L31 U13 plus L32 U23 plus L33 U33. अब हमारे पास टोटल कितने, ये अगर हम इक्वेशंस को इक्विवेलेंट किए, एलिमेंट्स को इक्वल किए उसके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से सेकेंड मैट्रिक्स के, तो हमें क्या मिला? हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वेशंस मिले. कितने वेरिएबल्स में? वेरिएबल्स हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेरिएबल्स में 9 इक्वेशंस हैं. कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे पास? हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी मे हैव? एनी आइडिया? इनफाइनेटली मेनी. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा इक्वेशंस हैं तो हमारे पास ऑलवेज पॉसिबिलिटी रहेगी ना, अगर ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो उसमें कुछ फ्री वेरिएबल्स होंगे. 9 इक्वेशन है, 12 वेरिएबल है, दैट मींस 9 इक्वेशंस हमारे 9 वेरिएबल्स को डिटरमाइन करेंगे. बाकी 3 वेरिएबल हमारे पॉसिबिलिटी है इसमें से फ्री होंगे. मिनिमम 3 वेरिएबल्स फ्री होंगे. फ्री वेरिएबल का होने का क्या मतलब होता है कि हम उसकी वैल्यू आर्बिट्रेरली चूज कर सकते हैं. फाइन. तो अगर उसके सेंस में देखें तो हमेशा हमारे पास इस 9 इक्वेशंस के 12 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दैट मींस वी विल ऑलवेज गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. बट जब हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम करने जाएंगे तो वो तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो दे नहीं पाएगा ना. तो और अगर हम सभी को एलयू डिकम्पोजिशन कंसीडर कर नहीं सकते, हमें कुछ तो इसे यूनिक वे में रिप्रेजेंट करना होगा. That is why we will fix either L11, L22, L33 is equal to 1 or this diagonal elements is equal to 1. Which one you want to fix? UII or LII? LI. LII. Whenever we will fix, let LII means L11. L11 is equal to L22 is equal to L33. अगर इसको हम लोग इक्वल टू 1 फिक्स कर दें तो अब हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स तो फिक्स हो गया, राइट? अब हमारे पास 9 इक्वेशंस है, 9 वेरिएबल्स हैं, तब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है. Yes, ma'am.
राइट, मिल सकता है। हाँ। जब हम लोग ये LII की एंट्रीज फिक्स करते हैं तो इसे अगर आप मोर स्पेसिफाई करेंगे तो इसे कहा जाता है डू लिटिल LU डिकम्पोजिशन। डू लिटिल LU डिकम्पोजिशन। ओके, डू लिटिल कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। और जब आप UII को फिक्स करते हैं, U11 इज इक्वल टू U22 इज इक्वल टू U33, जब हम लोग इसे 1 फिक्स करते हैं देन इट इज नोन एज क्राउड LU डिकम्पोजिशन। क्राउड LU डिकम्पोजिशन। अगर हमें कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया गया रहता है, बस LU डिकम्पोजिशन किया कहा जाता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये वाली कंडीशन मान के चलते हैं कि हम डू लिटिल LU डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब सर ने आपको पढ़ाया तो उन्होंने बताया कि इस LII की एंट्रीज को हम लोग डायगोनल एंट्रीज को 1 फिक्स कर देते हैं। फाइन, जैसे ही हम लोग 1 फिक्स करेंगे, अब हमारे ये 9 इक्वेशंस क्या देंगे? L11 अगर 1 हो गया तो U11 क्या हो जाएगा? बोलिए, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, U11 हमारे राइट। सो हाउ वी विल डिटरमाइन दिस L? By under this case we will obtain, by this system of equation, 9 equation, what we will obtain? U11 will be our A11. Fine. U12 will be what? L11 is again 1, so U12 will be what? A12. A12. Right. Similarly, A13 will be L11 is 1. Can I determine U13 from here? Yes, ma'am. A13. A13. Now we will come to second row. Second row of this system of equations. For second equation, now we have U11. अगर हमें U11 पता है, A21 पता है, तो क्या हम इस L21 को डिटरमाइन कर सकते हैं इन दोनों के टर्म्स में? Yes, ma'am. कर सकते हैं। क्या आएगा? L21 will be our, yes, L3. A21 upon U11. This equation will give us now, because till yes. now we have only L11, L22, L33, U11, U12, U13. तो जब हमारे पास अभी इतने ही नोन है, तो अभी हम जब फोर्थ इक्वेशन जो हमारा A21 इज इक्वल टू L21 U11 है, ये इक्वेशन, इसमें जब हमें U11 पता चल जाएगा तो हम L21 को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. Now we will go to fifth equation. A22 is equal to L21 U12 L22 U22. L21 डिटरमाइन हो चुका है, U12 डिटरमाइन हो चुका है, L22 हमें पता है 1 है, तो अब यहाँ अननोन क्या है? U22. तो क्या हम इस U22 को रिमेनिंग टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, ma'am. क्या होगा फटाफट बता दीजिए, ये तो मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। U22 विल बी A22 minus L21 U12, right? Yes, ma'am. By L21. by L21 कैसे आएगा? U22 डिटरमाइन हो रहा है ना। Yes, ma'am. By L22. L22 की वैल्यू 1 फिक्स हो चुकी है ना। हाँ, तो वही, हाँ, सेम होगा, राइट। हाँ, ठीक है। यस मैम। अब 6 इक्वेशन पे आते हैं। 6 इक्वेशन में हमें A23 पता है, 21 पता है, 13 डिटरमाइन हो चुका है, 22 भी अब पता चल चुका, L22 1 है, U23। इस इक्वेशन में केवल हमें U23 नहीं पता है, तो क्या हम इस U23 को रिमेनिंग टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। क्या आएगा फटाफट बता दीजिए। U23 will be equal to A23 minus L21 U13, राइट। यस मैम। एंड अब इधर आते हैं, 7वें इक्वेशन पे आते हैं। A31 इज इक्वल टू L31 U11। इसमें हमें A31 मैट्रिक्स है, गिवन है, सो A31 तो पता होगा, U11 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या अब हम इसमें L31 को डिटरमाइन कर सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। L31 will be equal to A31 upon, sorry, A31 upon L31, sorry,
3 1 अपॉन U11, है ना। अब 8वें इक्वेशन से बताइए हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है इसमें। 3 1 पता है, L31 पता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. U12, Yes, ma'am. U12 पता है, 32 L32 नहीं पता है। और U22 निकल चुका है। Yes, ma'am. आ चुका है. So in this we have only L32 is known, therefore we can derive this and we will obtain L32 will be what? A32 minus L31 U12 divided by U22. U22. And from the last equation we are seeing L31 we know now, U13 we know, 32 L32 we also know now, U23 we have derived here 33. L33 is 1, U33 is only unknown for us. What will be our U33? U33 पता है मैम हमारी। U33 कहाँ पता है? L33 पता था ना 1। U33 equal to 1। नहीं नहीं, सॉरी मैम सॉरी। इस वाले से हम डिराइव कर रहे हैं ना LU डिकम्पोजिशन। Yes, ma'am. So U33 will be equal to A33 minus L31 U13 minus L32 U23, right? यही होगा Divided by Yes, ma'am. U33. डिवाइडेड बाय नहीं होगा डिवाइड. U33 ही डिटरमाइन हो रहा है ना, और L33 की वैल्यू 1 दी गई है, Yes, ma'am. तो 1 से डिवाइड करें तो सेम क्वांटिटी आएगी ना, इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग कि अगर हमें LU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है, देन व्हाट वी आर डूइंग, we are writing our L and U matrices in such a way that we have to fix at least one diagonal entries for L, either L or U. अगर L को फिक्स करते हैं तो हमारा डू लिटिल डिकम्पोजिशन होगा, जिसे हम लोग LU डिकम्पोजिशन बोलते हैं इन जनरल। और अगर U को फिक्स करके आप U के डायगोनल एंट्रीज को फिक्स करके आप LU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कर रहे हैं, देन वी विल कॉल क्राउड डिकम्पोजिशन। कभी भी अगर केवल LU डिकम्पोजिशन बोला जाता है तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि वो डू लिटिल LU डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। दिस मीन्स व्हाट, कि हमारी L की डायगोनल एंट्रीज फिक्स होती हैं 1 1। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव सीन, व्हेनेवर वी हैव फिक्स्ड द वैल्यू, आवर रिमेनिंग वेरिएबल ऑफ L matrix and U matrix are determined in this way, that U11 becomes A11, U12 becomes A12, U13 becomes A13 and so on. Now I want to write a formula, क्योंकि ये तो हमारे पास 3/3 का था। जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे या जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि हमारे पास 3 ही इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल आए, है ना। No, ma'am. मोर देन मैट्रिक्स की डायमेंशन मोर देन 3 हो सकती है ना। Yes. So for that now I want to write a general expression for this UII, LJI and UIJ. What will be this? Let us see from here. First I will write UII, क्योंकि UII हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि LII ऑलरेडी हमें पता है वो 1 है। फाइन, UII यहाँ देखिए A11, U22 है हमारा A22 माइनस L21 U12, मतलब 2 से कम जो था उसके वो उन इंडेक्सेज का सम है 2112। U33 क्या था, A33 माइनस L31 13 माइनस L32 U23। जब 3 था तो ये अंदर का डिकम्पोजिशन, अंदर के जो ये निगेटिव वाले टर्म्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, 1 और 2। जब 2 था तो 1 आया, जब 1 था तो कोई नहीं आया। तो अगर हम इस फॉर्मूले को UII को जनरलाइज करें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि UII विल बी AII माइनस समेशन J इज इक्वल टू 1 to I minus 1 and LIJ UJI. Can I write this?
फॉर ma'am. आई लाइन बिटवीन 1 to n है, लिख सकते हैं? सभी लोग एग्री कर रहे हैं? एक बार i इज इक्वल टू 1 और 2 रख के 1 2 3 रख के वेरीफाई कर लीजिए कि आप लोगों को आ रहा है ये सेम वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट की वही इस फॉर्मूले से हमें मिल रही है। करते हैं मैम। हाँ कर लीजिए फटाफट। पानी पी के आते हैं। आ रहा है वेरीफाई करने पे? मैम समेशन में i-1 लिखी है क्या? हाँ i-1 लिखा है। i-1 क्यों लिखा? क्योंकि जब हम 2 2 कर रहे थे तो यहाँ 1 1 आया और जब यहाँ 3 निकाल रहे थे तो 1 1 और 2 2 जा रहा था। मतलब i जितना है उससे एक कम तक इंटीजर जा रहा है ना, यस मैम। इसीलिए हमने यहाँ पे समेशन j इज इक्वल टू 1 to i-1 रखा है। यस मैम, सेटिस्फाई कर रहा है। समेशन j इज इक्वल टू 1 to 0 Lij uji क्या होगा? समेशन j इज इक्वल टू 1 to 0 i इज इक्वल टू 1 के लिए Lij uji 1 लिख रहे हैं, i को 1 लिख रहे हैं, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये वैल्यू क्या होगी? ये तो मैम a11 को लग रहा है। a11 आएगा क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये समेशन कन्वेंशन लिखते हैं तो हमारा हमेशा मतलब होता है कि समेशन हम कुछ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, समेशन में हम बैक डायरेक्शन में नहीं जाते, राइट? So whenever our this quantity will be less than this one, we will conventionally define this as 0. ठीक है? जब भी हमारा समेशन j इज इक्वल टू समथिंग k से l तक हो, जहां पे l एक स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर है k j से, l is strictly less than j, by convention we define this one as 0. Okay? ओके मैम। Everybody agree with me now? यस मैम। ये हम लोग कन्वेंशनली डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि समेशन सीक्वेंस या सीरीज जब भी हम ले रहे हैं, ये सीरीज कुछ आगे प्रोसीड करेंगे ना। ओके, सो यू दिस ऑल वैल्यूज यू आर गेटिंग u11 u22 u33 by this sum. Yes, ma'am. Now we need to determine our u12 is equal to a12, fine. u13 is equal to a13, u23 is equal to a23 minus l21 u13। मतलब जो इसमें इंडेक्स कम हो रहा है आई जे में से, उसके पहले वाले इंटीजर का सम यहाँ आ रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यस मैम। So what will be our uij will be aij minus summation k is equal to 1 to I minus 1 L I k
u k j. Can I write this? Yes, ma'am. इसको भी वेरीफाई करिए कैसे हमारा u12, u13, u23 सारे चीजें मिल रही हैं. कटते ना लका डाल पड़े दो कर ले डाल आप कर लियो पैसों मारी दो ना भी तो वैसे भी को गिनती ना हो तो मैम यहाँ सेकंड वाले में समेशन में -1 लिखी है क्या ऊपर? क्या लिखा है? समेशन k is equal to 1 to I minus 1. यहाँ जो इंडेक्स कम था इसमें से वहां तक जा रहा है ना. 1 2 था तो 0 इंडेक्स हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि मैट्रिक्स जब भी हम लिखते हैं हमेशा हमारी काउंटिंग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से शुरू होती है. 0 कॉलम नहीं कुछ डिफाइन करते ना. तो यहाँ u12 था, 1 के पीछे कोई इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली a12. u13 था, a13 मिला क्योंकि a03 टाइप का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. फाइन. u23 जब हम डिटरमाइन किए तो हमें क्या मिला? a23 माइनस l21 u13. जो इंडेक्स इसमें से कम था उसके पहले के इंटीजर्स का सम हो रहा था. फाइन. इज इट क्लियर? आर आई नीड टू मोर एक्सप्लेन दिस? कैसे ये हमने ऑब्टेन किया? जैसे हमने यहाँ पे 3/3 का एग्जांपल किया ना, हमने 4/4 का भी एग्जांपल किया. तो हमें क्या मिला कि जब 4/4 का हम ले रहे थे तो u34 जो आ रहा था वो क्या हो रहा था? a34 माइनस l31 u14 माइनस l32 u24 माइनस l33 u34. सॉरी 2 तक जाएगा. 3 एक कम जा रहा है ना. Yes, ma'am. ओनली हियर 3224. इससे हमने इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करके हमने लिखा कि uij विल बी aij माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 to I minus 1 lik ukj where this j will be strictly greater than I will be greater equal 1 and this j will be strictly less than or equal to n. क्योंकि मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n की होने वाली है इन जनरल, है ना. Yes, ma'am. uij ये सारे वेरीफाई हो रहे हैं. u12 u13 u23 u34. अब क्या बचा? इससे हमारा पूरा u डिटरमाइन हो गया. फाइन. u डिटरमाइन हो गया बट अभी हमें n चाहिए. रूपाली तेरा माइक ऑन है. So for this L21 what we are getting? A21 upon U11. L31 we are getting A31 upon U11. L32 comes A32 minus L31 U12 divided by U22. अब इंडेक्स पे ध्यान दीजिए. जब यहाँ 21 था तो यहाँ 21 आया डिवाइडेड बाय 11. 3 1 था जो इंडेक्स कम है वो पहले तो जो है इंडेक्स सेम वो आएगा ए मैट्रिक्स का. A31 डिवाइडेड बाय U11 जो इंडेक्स यहाँ पे कम थी. L32 क्या आया? ये A32 माइनस L31 U12. इंडेक्स मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे क्या थी? 2. राइट. 3 और 2 में से मिनिमम कौन है? 2. 2 से छोटा इंटीजर कौन है? 1. तो इसलिए हमारा यहाँ पे है 31 U12 डिवाइडेड बाय U22 जो कि इंडेक्स हमारा इसका है. फाइन. सो अगर हम इसे जनरलाइज करें तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? LJI विल बी इक्वल टू AJI माइनस समेशन K इज इक्वल टू 1 to I minus 1 and L JK U
के आई दिस, और ये एल आई वाले हमारे टर्म्स डिवाइडेड भी हैं यू से, दिस विल बी डिवाइडेड बाई एल यू आई आई u I I, where this n is again greater equal j, strictly greater than I and greater equal 1. वेरीफाई करिए क्या हम लोग को मिल रहा है L21. L21 क्या होगा, j is equal to 2, I is equal to 1. A upon U11, A21 minus summation k is equal 1 to 0. This will become 0. L31 will be what? 1 upon U11, j is equal to 3, I is equal to 1. 1 upon U11, A31 minus summation k is equal to 1 to 0. This one, summation 1 से 0 जा रहा है, that means ये पूरी quantity 0. L32, j is equal to 3, I is equal to 2. 1 upon U22, A32 minus summation k is equal to 1 to I minus 1, I 2 था, तो k is equal to 1 to 1. L3k U K1, sorry K2, right? और k की वैल्यू हमारी 1 थी, so this will become 1 upon U11 A32 minus L21 U13 31 U12, right? होगा? Yes, ma'am. So in general, if we will derive the expression for this Lij, we can run a for loop. For loop run करना आप लोगों ने शायद सीख लिया होगा, है ना? यस मैम, पाइथन में। पाइथन में आप लोगों की लैब किस में चल रही है, पाइथन में या मैटलैब में? मैटलैब मैम। मैटलैब में। पाइथन में Okay. सीखना मैटलैब में यूज करना है। तो क्या हो रहा है मैम मैटलैब में? क्या हुआ? मतलब मैटलैब वाला नहीं सीखे हैं, पाइथन वाला सीख लिए हैं। ओके, कोई मैटलैब में बात आप नहीं, लोग अगर ठीक है वो जब स्टार्ट होगा, तो अगर हम अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दें तो क्या आप हमें उसका एलयू डिकम्पोजिशन दे सकते हैं फॉर एनी ऑर्डर? सकते हैं। दे सकते हैं ना? लेट अस कैलकुलेट वन थिंग. कौन सा एग्जांपल आप लोगों ने किया था वही बता दीजिए, वही हम कर दें, या फिर दूसरा देख लेते हैं. A is equal to 4, क्या है एक बार हमें देख लेने दीजिए. सिक्स 18 3 2 12 1 4 15 3. सिक्स 18 3 2 12 1 4 15 3. इसका एलयू डिकम्पोजिशन कंप्यूट करिए. फाइंड एलयू डिकम्पोजिशन. कंप्यूट करिए. ए मैट्रिक्स हमारी ये दी हुई है, इसके लिए एल और यू कंप्यूट करें आप लोग. यस मैम। ओके, ट्राई करिए और फिर हमें बताइए.
मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों मैम को बोल ही एक्सरसाइज नहीं करने के लिए दिया है। आया किसी का? बस 2 मिनट। यस मैम। आ गया, बताइए आ गया तो। एल क्या आया है? 100 100 1/3 10 1/3 10 यू थर्ड रो 2/3 और 1/2 1/2 और यू 6 18 3 6 18 3 0 6 0 060 001 001। वेरी गुड, सबका आ गया है। यस मैम। तो हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है ना। नो मैम। ओके, अब अगर हम कहें कि आपके पास ये गिवन ए है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, क्योंकि हमें एलयू डिकम्पोजिशन फाइनली इसे अपने एप्लीकेशन में लेना है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा टास्क क्या है इस एलयू डिकम्पोजिशन को पढ़ने का, कि हम लोग अपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन अ सिंपल वे, जितनी कम से कम हो सके, अपने एफर्ट्स को, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए सिस्टम्स को सॉल्व कर सके। So suppose I give you, yes, मैम इसमें एल में जो L3 बना है वो 3/2 होगा, ना कि 2/3। ये यस, ये कितना आएगा? 3/2। फिर से अपनी एक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। L31 हमारा क्या था? A31 अपॉन U11। मैम 2/3 होगा, ठीक है। A11 अपॉन U11 4/6, 4/6 इज इक्वल टू 2/3, है ना? मैम 4/6 लिखिए, हम 9/6 लेते हैं। ओके, 9 पास है। मैम मैं 4 को 9 समझ लिया था, इसलिए थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 है ये, 4 9 हम ऐसे लिखते हैं। सो हमारा टारगेट क्या है इस डिकम्पोजिशन को फाइंड आउट करना, कि हम अपने ax इज इक्वल टू b को सॉल्व करना है। अगर हम a को अपने LU से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हाँ चावल बना। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? मैम गलती से माइक ऑन हो गया होगा उसका। अच्छा, ओके, so if we have found a is equal to LU, can I write this ax is equal to b as LUx is equal to b? Can I write this? यस मैम। अब UL एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, X अननोन है हमारे पास। सो UX अगर हम अज्यूम कर लें कि लेट अस substitute UX is equal to Y, then what will be our system of equation? LY is equal to B, and this L is a lower triangular matrix, so can you solve this system of equation and get me the value of Y? कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हमारा L लोअर ट्रायंगुलर है, Y इज इक्वल टू B है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम सुना है आप लोगों ने? नो मैम। ओके, यस फॉरवर्ड मैम।
अच्छा, मतलब कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, मैम कोई सर बात ने नहीं। पढ़ाया था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। राइट, अगर सर ने पढ़ाया था डेट मीन्स पढ़ाया गया था, किसी ने क्लास मिस की है, तब हम रिवाइज नहीं करेंगे। हम अब ये बोलेंगे कि एल अगर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो एल वाई इज इक्वल टू बी को क्या हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके वाई ऑब्टेन कर सकते हैं? यस मैम। सो सॉल्व एल वाई इज इक्वल टू बी एंड ऑब्टेन वाई। by forward substitution method and obtain y। फाइन, मिल जाएगा। y हमारा क्या है, ux। सो नाउ वी हैव, जब हमें y मिल गया तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्व ux इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू y। u एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये सिस्टम हमारा किससे सॉल्व होगा? u अगर अपर ट्रायंगुलर होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सिस्टम को? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। राइट, बैकवर्ड्स मैम। by backward substitution method and obtain x। This will be our required solution, which will give us the solution of ax is equal to b, right? So we have given a, I will give you b also, यहाँ पे लिखें यस मैम। take b is equal to 1 2 3 and now please solve ax is equal to b by LU decomposition method। फाइन, अगर हमें ये कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को LU डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करें, दैट मींस व्हाट, कि सबसे पहले हमें A का LU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है। लकीली हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है कि इस A का LU डिकम्पोजिशन क्या है। जब हमें L और U मिल गया तो हमें क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस सब्स्टिट्यूट करना है UX को Y। फाइन, हम लोग फिर सॉल्व करेंगे LY इज इक्वल टू B। लेट अस सॉल्व दिस। L y इज इक्वल टू b। L क्या था हमारा, 1 0 0 1 by 3 2 by 3 1 0 1 by 2 1। y को हम y1 y2 y3 लिख दे, वेक्टर है ना, तभी तो आप लोग हमें पूरी वैल्यू बताएंगे ना y1 y2 y3 की। It will be 1 2 3। then what will be our value of this y1 y2 y3? This will give us y1 y2 y3। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है? See, this equation, this matrix equation will give us what? Whenever we will do matrix multiplication, what we will obtain? 1 0 0 y1 y2 y3। This will give us y1 is equal to 1। Yes, ma'am. Whenever we will multiply our second row, what we will obtain? 1 by 3 y1 plus y2 plus 0। This will give us 1 by 3 y1 plus y2 is equal to 2। And third row will give us 2 by 3 y1 plus plus 1 by 2 y2 plus y3 is equal to 3। Why this method is known as forward substitution? क्योंकि हम फॉरवर्ड वे में प्रोसीड करके अपने अननोन को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमें y1 पता है,
y1 हमें क्या मिल गया, y1 इज इक्वल टू 1। जब हमने y1 को इसमें रखा सेकेंड इक्वेशन में, तो y2 हमारी क्या आएगी, y2 will be 2 minus 1 by 3 y1, so y2 will be what, 5 by 3. Yes. 5 by 3. 5 by 3, right? And whenever we will substitute y1, y2 both in this third equation, what will be our y3? y3 will be 3 minus 2 by 3 y1 minus 1 by 2 y2. So y2 will be 3 minus 2 by 3 y1, y1 की value 1, that means 2 by 3 minus 1 by 2 y2. y2 की वैल्यू क्या है, 5 by 3, so ये हो जाएगा minus 5 by 6, right? यही होगा 5 by 6, y by 2 है ना। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 minus 2 by 3 minus 5 by 6, 4 by 6, 3 minus 9 by 6, 3, 2, and this will be equal to 3 by 2, I 3 think. by 2. 3 by 2. 3 by 2. So what we are getting, y1, y2, y3 is equal to 1, 5 by 3 and 3 by 2. This will be our value of y. Now y what we have substituted? We have substituted ux is equal to y. क्योंकि हमें फाइनली ऑब्टेन तो x करना है ना, हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax is equal to b है, right? So let us substitute now y1 will be what? ux x1. Let us write this also in variable form. Then I will do that in vector form. This will imply as x1, x2, x3 is equal to 1, 5 by 3, 3 by 2. This will give us u की वैल्यू क्या आई थी, u की वैल्यू थी 6, 18, 3, 0, 6, 0, 0, 0, 1. 6, 18, 3, 0, 6, 0, 0, 0, 1. So now we have ux is equal to y. Whenever we will solve this, how we will solve this? What this matrix equation will give us? 6x1 plus 18x2 plus 3x3 is equal to 1. Second row will give us 0x1 plus 6x2 is equal to 5 by 3, and third row will give us x3 is equals to 3 by 2. 3 by 2. Whenever we will solve this, what we will obtain? इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज पीछे से डिटरमाइन हो रही हैं। सबसे पहले हमें लास्ट वाला वेरिएबल मिल रहा है, उसके बाद उसके ऊपर वाला, उसके बाद उसके ऊपर वाला, मतलब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं. That's why this one is known as backward substitution algorithm or backward substitution method. Then let us determine the values of x1, x2 and x3. x1, x2, x3. x3 क्या आया हमारा? x3 is 3 by 2. 6 x2 is equal to 5 by 3. Then x2 will be what? 5 by 18. 5 by 18. 5 by 18. Substitute the value of x2 and x3 and then we will obtain x1. x1 क्या आएगा? Minus 17 by 12. ओके, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 18 x2 minus 3 x3. x2 x3 की वैल्यू हमें पता है, हम रख सकते हैं 1 by 6, 1 minus 18 x2. 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये -5 minus 3 x3. 3 3 जा 9 by 2. 9 by 2. Then this whole value will be equal to 1 minus 5 minus 4 minus 4 minus 9 by 2. ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 9 Minus 17 by 12 by 12. है ना? Yes, ma'am. Minus 17 by 12. So this was the whole process how we will utilize this LU decomposition to solve our system of equation. Please ask if you have any query related to that. एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट है पूछ लीजिए.
रिवाइज हो गया? यस मैम। कोई क्वेरी? नो मैम। नो मैम। ओके, नाउ प्लीज टेल मी, हमारा किसी भी मैट्रिक्स के लिए एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट कब करेगा? क्या ये हर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए मैट्रिक्स पे जिसके अंडर में ये एग्जिस्ट करे? कुछ कंडीशन होना चाहिए। मैम अगर आई और एल आई 0 हो जाएंगे तो ये एलिमेंट फाइन, ये एल आई यू आई 0 हो जाएंगे, ये तो हमें कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा ना। मतलब हम जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर किसी को भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम किसी काम को करने के लिए तब इंस्ट्रक्ट करते हैं ना जब हमें पता हो कि वो काम होगा। अदरवाइज अगर वो पता है कि वो काम नहीं हो सकता, देन तो हमारा एफर्ट्स वेस्ट जाएगा। It should be square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अदर क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा? नो मैम। तो कौन से मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करेगा? थिंक करिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, उसके अलावा अभी आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एलयू डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। कौन से ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनके लिए एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा? या हम कैसे पता लगाएं कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें एलयू डिकम्पोजिशन से सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करना है या नहीं? क्योंकि ये कहीं से भी बेनिफिशियल तो नहीं होगा ना कि हम एलयू डिकम्पोजिशन अप्लाई करें, जहां हम फेल होंगे वहां हम कहेंगे कि हमारा एलयू डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। इससे तो हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट जाएगा ना। मैम जहाँ यू आई या एल आई 0 होगा वहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन फेल होगा। हाँ, एलयू डिकम्पोजिशन वहां फेल होगा, लेकिन क्वेरी अभी भी तो वही आ गई ना कि हमें एलयू डिकम्पोजिशन से अप्रोच लेने से पहले डिसाइड करना है कि हमें ये अप्रोच लेने में बेनिफिट है या नहीं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कहीं रास्ते में ही किसी एक टाउन से दूसरे टाउन, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि हमारा रास्ता वहां तक का ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर हम जाएं, पता चले बीच में कोई ऑब्स्टिकल है या फिर ट्रैफिक ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अपना डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन वहां जाके उस कुछ ट्रैफिक में डिस्टरबेंस वॉइस आ रहा है। यू कोटक अपना माइक ऑफ कर लो। मैं ट्रेन के आगे बैठा हुआ हूँ। मैम तो माइक ऑफ कर लो ना, ट्रेन के आगे है तो। मैम A11 should not be 0. वेरी गुड, A11 शुड नॉट बी 0। केवल A11 के नॉन जीरो होने से हो जाएगा? नो मैम, UI इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, ठीक है, यू आई आई नॉन जीरो होगा, पर ये यू आई आई हमें नॉन जीरो मिलेगा इसके हमें पहले पता करना होगा ना कि हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम आपको प्रॉब्लम दें ax इज इक्वल टू बी और कह दें कि सॉल्व दिस बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है, पर अगर आपको दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स ए के लिए एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप वहीं पे हमें क्लेम कर सकते हो कि इसके लिए तो एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्यों जाएं इस अप्रोच से, है ना? हम अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों वेस्ट क्यों करें? राइट, दिस विल बी योर काउंटर अटैक, है ना? Yes, ma'am. सो अभी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रोसीड करने से पहले हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए अपने बेनिफिट्स के लिए कि क्या हम जो अप्रोच ले रहे हैं वो उस सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है या नहीं। राइट, क्योंकि यहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन सारे मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट थिंग क्या होती है, एलयू डिकम्पोजिशन कब एग्जिस्ट करता है? हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। होता है? यस मैम। हम लोग यहाँ ए को एलयू के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं,
determinant of AB will be what? A is equal to what? Determinant of LU, जहां पे L एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। L की डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डायगोनल एंट्रीज का यस प्रोडक्ट मैम, आएगा 1 ना, नहीं होगा, 1। Yes, 1 ma'am. होगा। और Yes. आप लोगों ने बताया हमें कि u भी हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल एंट्रीज u की, राइट? यस मैम। सो अगर L का डिटर्मिनेंट, ये हमारा क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ L इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ U, फाइन। ये हमें 1 मिला, ये हमें नॉन जीरो मिला, सो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होगा, दैट मीन्स व्हाट? आवर मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। So the first condition for LU decomposition is what? This A is invertible. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I will again ask, for every invertible matrix LU decomposition exists? So for this is also answer the no, कि सारे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए LU डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। LU डिकम्पोजिशन केवल उन्हीं मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करता है जिनके प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो हो। LU डिकम्पोजिशन exists for a given matrix A if and only if and only if all principal minors of A are non-zero। प्रिंसिपल माइनर क्या होता है? प्रिंसिपल माइनर याद है किसी को मैट्रिक्स का? यस मैम। क्या होता है बताइए? अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है तो हम उसके प्रिंसिपल माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब किसे कहते हैं प्रिंसिपल माइनर? मैम जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसको छोड़ के बाकी उसके रो एंड कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स बनेंगे ना उसको बोलते हैं। Okay, for this suppose I write A is equal to A11, A12, A13, A14, ठीक है? A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ठीक है? ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें प्रिंसिपल माइनर बताइए तो कौन होगा? 1 1 के करेस्पॉन्डिंग, जैसा आपने कहा कि अगर हम किसी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जाएंगे तो उस एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग रोज और करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनसे हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी। यही कह रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो क्या जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे वो सब हमारी प्रिंसिपल माइनर देंगी? किसी भी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं प्रिंसिपल माइनर से पहले प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या होती है। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के पास उसके मिनिमम नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ
कॉलम्स के बराबर होती है। इसे ऑब्टेन कैसे कहते हैं? अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स पूछे इसमें से क्या होगा, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर के प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के लिए बस हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की एंट्री लेंगे। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? यही आ रहा है A11। यस मैम। इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो विल बी व्हाट? A11। सो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगी इसके लिए वो होगी हमारी A11। फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स इज A11। सेकेंड ऑर्डर की प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम और फर्स्ट और सेकेंड रो लेंगे। उनका जो इंटरसेक्शन आएगा, उनसे जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसे हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोलते हैं। फाइन। सो सेकेंड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या होगी? A11, A12, A21, A22। ठीक है। थर्ड ऑर्डर की प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या होगी? थर्ड ऑर्डर की प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का मतलब है कि फर्स्ट 3 रोज और फर्स्ट 3 कॉलम्स लेके जो भी हमारी सब मैट्रिक्स बनेगी उसे ही हम अपनी थर्ड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोलते हैं। इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। This one is our third principal sub matrix। ये जो आगे के नंबर्स आ रहे हैं ये मैट्रिक्स के ऑर्डर से आ रहे हैं। ओके, that is why I said any matrix A have exactly n principal sub matrices। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू n तक जाएगा क्योंकि स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना? प्लीज से। मैम सब मैट्रिक्स जो है वो Yes, ma'am. से कम नहीं निकलेंगे। सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस पर सब मैट्रिक्स निकलेंगे वो हम्म। मैट्रिक्स के एक ऑर्डर कम ही निकलेंगे। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हमारे पास केवल एक ऑर्डर की नहीं, 1 से n तक की होगी ना, जैसे यहाँ पे 4 था। ठीक है, एक ऑर्डर की एक ही प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट ऑर्डर की और कोई दूसरी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं हो सकती। मैम वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे A11 से लेके A44 तक एलिमेंट इसमें लिखे हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑर्डर में A11 केवल लिखा एक एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में आपने 4 एलिमेंट लिखा, थर्ड ऑर्डर में आपने 9 एलिमेंट लिखा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर में बनेगा जिसमें फिर से 16 एलिमेंट आ जाए। हाँ, इसका भी सब मैट्रिक्स बनेगा मतलब? हाँ, हर मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स तो होती है ना। अब मैम अगर प्रॉपर सब मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो केवल ये 3 ही रहेंगे। हाँ, अगर प्रॉपर सब मैट्रिक्स की बात करेंगे तब 3 ही रहेंगे, क्योंकि जहां ही आप प्रॉपर लगाएंगे दैट मीन्स आपकी डायमेंशन उस मैट्रिक्स की आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स से कम होनी चाहिए ऑर्डर। मैम एक डाउट हो रहा है मैम। हाँ बोलिए। मैम एलयू डिकम्पोजिशन में एज इन्वर्टिबल वाला ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाला थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए। मतलब अगर ये एज इन्वर्टिबल है तो डिकम्पोजिशन होगा या नहीं होगा, ये बस इतना बता दीजिए। ए इन्वर्टिबल होगा तो डिकम्पोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके मैम। ओके, तो ये हुई हमारी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ all principal minors are non-zero।
तो ये तो हमारी सब मैट्रिक्स है, जो इनके जो डिटर्मिनेंट होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल माइनर्स बोलते हैं। फाइन। So in general, kth principal submatrix will be what? Kth principal submatrix will be what? A matrix created by taking k first rows and k first column of matrix A. Right? This will be our kth principal submatrix, and determinant of, let us denote by this k, ak. In notation, we generally use ak for this kth principal submatrix. Notation, how we will give? ak. ak will be kth principal submatrix. This will consist of what? A11, A12 up to A1k, A21, A22 up to A2k. This one A K1, A K2, A KK. Fine? Clear? And determinant of this AK is known as kth principal minor. Clear? Any doubt? नो मैम। तो अब अगर हम कोई प्रॉब्लम दें, अगर आप लोगों को कहें कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बाय LU डिकम्पोजिशन इफ एप्लीकेबल, तो आप लोग कर पाएंगे? आप लोग ये वेरीफाई कर पाएंगे ना कि हमारे गिवन मैट्रिक्स, गिवन सिस्टम के लिए LU डिकम्पोजिशन एप्लीकेबल है या नहीं? कर लेंगे ना? मैम एक बार ये kth प्रिंसिपल सबमैट्रिक्स एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए। kth प्रिंसिपल सबमैट्रिक्स कैसे बनती है? kth प्रिंसिपल सबमैट्रिक्स हमारी A मैट्रिक्स के फर्स्ट k रोज और फर्स्ट k कॉलम्स को लेके जो सबमैट्रिक्स बनती है उसे हम लोग kth प्रिंसिपल सबमैट्रिक्स कहते हैं। This means what? If we are taking any A of dimension n by n, or this A n by n, then its kth submatrix, kth principal submatrix will be what? This one, in which we will take first k rows and first k columns. And the determinant of this principal submatrix is known as kth principal minor. PLE, not PAL. Okay? मैंने एक एग्जांपल तकरार करने से ऐसे समझ नहीं आ रहा है। सी, हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में अपने आते हैं, ठीक है? इसके लिए LU डिकम्पोजिशन ये एग्जिस्ट क्यों किया? हमने नीचे बताया कि LU डिकम्पोजिशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो हो। हियर फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर विल बी व्हाट? 6। अगर ये हमारी मैट्रिक्स A है तो हमारा A1 क्या होगा? ओनली 6। तो नीचे कॉपी कर लेते हैं, फिर लिखते हैं 6, 18, 3, 2, 12, 1, 5, 15, 3. A is equal to, I have taken 6, 18, 3, 2, 12, 1, 4, 15, 3.
फाइन, ये हमारी मैट्रिक्स थी जिसके लिए हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया कि हमारे पास हमारी एलयू डिकम्पोजिशन इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है. नाउ व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर? फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर विल बी व्हाट? अभी हमने बताया जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर कंसीडर करते हैं, इन दैट वी विल टेक ओनली one एंट्री ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट? So what will be determinant of 6? Determinant of 6 will be what? होगा मैम 6. Second principal minor क्या होगा? 6, 7, 2, 12. Second principal minor होगा हमारा determinant of second principal submatrix. Second principal submatrix क्या होगी? First two rows, first two columns. So this will be 6, 18, 2, 12. Fine. ये हुई हमारी सेकेंड प्रिंसिपल मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स. इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो होगा हमारा सेकेंड प्रिंसिपल माइनर. इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 6 12 जा 72, कितना आएगा? 36. नॉन जीरो है? Yes, ma'am. एंड थर्ड प्रिंसिपल माइनर इसका क्या आएगा? थर्ड प्रिंसिपल माइनर के लिए सबसे पहले हमें थर्ड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी. थर्ड प्रिंसिपल मैट्रिक्स क्या होगी? इसमें 3/3 का है तो पूरा मैट्रिक्स ए हो जाएगा. इस ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारा थर्ड प्रिंसिपल माइनर होगा. और जब आप इस ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे आपको मिलेगा ये नॉन जीरो आएगा. निकालें हम? निकाल देते हैं क्या आएगा? 6, 18, 3, 2, 12, 1, 4, 15, 3. Fine. This will be equal to matrix and determinant matrix. This will be equal to 6 into 12 3 जा 36 minus 15 minus 18 को पकड़े, that means 2 3 जा 6, 6 minus 4 2 plus 3 को लेंगे तो 2 30 minus 24 40 15 2 जा 30 12 4 जा 48. This will be equal to 6 into 36 minus 15 21 minus 18 6 minus 4 2 3 13 minus 48 minus 18 मल्टीप्लाई करिए. 6 1 जा 6 6 2 जा 12 minus 18 2 जा 36 minus 18 3 जा 54. This will be equal to 126 minus ये कितना हो जाएगा? 90. 36 हो जाएगा मैम. 36 आ रहा है बस पूरा. यस 36 आएगा. 36 ये भी नॉन जीरो है. इसीलिए इस मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि इसके सारे प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो थे, तो हम लोगों को इसका एलयू डिकम्पोजिशन मिला. अगर कोई भी एक प्रिंसिपल माइनर इसका जीरो हो जाता तो हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन नहीं फाइंड आउट कर पाते. फॉर द एग्जाम्पल आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल लीजिए और इसी को सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज, सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए. 6 18 3 सॉरी 6 3 18 18 2 1 12 एंड 4 15 3. देखिए इसका एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है. फाइंड आउट करिए, एक बार ट्राई करिए.
नो मैम, सेकंड प्रिंसिपल माइनर जो है ना वो 0 हो जा रहा है। हाँ, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर 0 हो जा रहा है। ये तो हमारी क्राइटेरिया हो गई ना, इस मैट्रिक्स के लिए एलयू डिकम्पोजिशन है या नहीं। अपने हम लोग को प्रोसीजर पता है ना, एलयू डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले से। जब आप इसे फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये U22 आपका 0 आ जाएगा। और जैसे ही U22 आपका 0 हुआ, जैसे ही U22 0 होगा, L32 फिर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यस है ना, मैम, अनडिफाइंड आ टाइमिंग जाएगा ना। यही चीज, ये चीज जैसे ही फेल होगी ना इसकी, एलयू डिकम्पोजिशन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, वन मोर मेथड आई वांट टू टेल यू फॉर एलयू डिकम्पोजिशन फॉर राइटिंग द कोड। एक तो ये है, दूसरा मेथड एक और हम बताने जा रहे हैं कि और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये वाला है जिसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला इन जनरल हमें भूल जाता है, इसलिए हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते। आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, नो इशू। इस पूरे प्रोसेस में अभी तक की क्लास में, पूरे क्लास में कोई दिक्कत किसी को, कोई क्वेरी? नो मैम। Okay, now we will learn alternate method to calculate to compute this LU decomposition. Algorithm 2 for LU decomposition. Fine. एल्गोरिथम 2 से ज्यादा अच्छा है, हम इसे अभी TION मेथड 2 बोलें, क्योंकि एल्गोरिथम इसके बाद में हम बनाएंगे। ये मेथड हम क्यों आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को PLU पढ़ना है। PLU डिकम्पोजिशन LU डिकम्पोजिशन का एक्सटेंशन है। जिसके लिए LU डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करता, वहां पे हम लोग PLU डिकम्पोजिशन के लिए अप्रोच लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द सेकेंड मेथड फॉर फाइंडिंग दिस LU डिकम्पोजिशन? ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 6, 18, 3, 2, 12, 1, 4, 15, 3। ये हमारे पास था 6, 18, 3, 2, 12, 1, 4, 15, 3। आप लोगों ने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ना? यस मैम। क्या क्या होता है, एक बार क्विकली रिकॉल करा दीजिए हमें। क्या हम किसी भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को किसी मैट्रिक्स के प्री मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हमें R1 R2 को इंटरचेंज करना है सपोज, तो क्या हम उसे कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि R1 R2 को इंटरचेंज करो? एनी आइडिया? अच्छा, इंटरचेंज का नहीं अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं। किसी रो में हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, कंप्यूटर को कैसे हम इंस्ट्रक्ट करें कि वो हमें उस रो में k का मल्टीप्लिकेशन करके दे? एनी आइडिया? k इंटू दैट मैट्रिक्स करेंगे तो k हमारा एज ए स्केलर ट्रीट होगा ना, और वो फिर पूरे मैट्रिक्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हमें किसी स्पेसिफिक रो में मल्टीप्लिकेशन चाहिए। फॉर द सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस सेकेंड रो बाय 3, then how I will instruct my computer to do the multiplication of this second row with 3? Only with second row. फर्स्ट और थर्ड रो में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं जानी है, केवल हमें इस सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है 3 से। एनी आइडिया हाउ वी विल डू दैट? 3 to row 2 हो जाएगा। 3 to row 2 आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को सुनाई दे रहा है तो प्लीज बोलिए, वो क्या कह रहे हैं? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्केलर है या जो है आप रूट जैसे जिस स्पेसिफिक रो में सब मल्टीप्लिकेशन करना चाह रही है, तो वो इनटू दैट रो कट से एल्गोरिथम हो सकता है क्या? हम कंप्यूटर में इस R2 को
R2 को बस हम करना चाहते हैं 3R2, ठीक है। हमें इसे कंप्यूटर को समझाना है कि कंप्यूटर हमें जो मैट्रिक्स ए हमने दिया उसके सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके दे, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है वो हमें दे। देन हम ये पूछ रहे हैं कि ये हम लोग कंप्यूटर से कैसे ऑब्टेन कर पाएंगे। मैम डिटर्मिनेंट निकाल के कर सकते हैं क्या मैम? एक प्रॉपर्टी होता है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक रो को 3 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट निकाल के हम करेंगे तो वो पूरी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी, है ना। डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, आर में जाता है ना कोई हाँ फॉर लूप यूज करके। अच्छा, और अगर हम ये मैट्रिक्स लिख के इसी में केवल 1 की जगह अगर 3 कर दे तो अब बताइए तो क्या हमें जो हम ऑब्टेन करना चाहते हैं वो ये दे रहा है? यस मैम, दे रहा है। दे रहा है मीन्स अगर हमें किसी अच्छा, और अगर हम R2 प्लस R3 करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो था कि अगर हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है दैट मीन्स व्हाट, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जिस रो में मल्टीप्लाई करना है उस एंट्री को हम लोग वो स्केलर k बनाएंगे, और अगर हम उस इससे प्री मल्टीप्लाई कर दे तो हमें करेस्पॉन्डिंग एंट्री मिल जाएगी। ये कौन सा था? टाइप 1 इंटरचेंज सर ने पढ़ाया था, टाइप 2 था या टाइप 3 था स्केलर मल्टीप्लिकेशन? सुबह वाली क्लास आप लोगों ने अटेंड की थी ना, 102 टाइप 2। टाइप 2 था, फाइन। अगर हम इसमें टाइप 3 ऑपरेशन करना चाहें R2 plus R3, then how we will obtain from this matrix, how we will obtain this in computer? Three times of R2 plus R3 करना है, फाइन। Can I obtain this operation by this one? If I will replace this 0 by 1, will I get the same thing what I want to obtain? कि R1 और R3 हमारे अनचेंज रहेंगे, R2 का जो रो है वो हमें मिल जाएगा 3R2 प्लस R3 मिल जाएगा इस ऑपरेशन के प्री मल्टीप्लीकेशन से। यस मैम, करेक्ट। राइट, मिल जाएगा। और सपोज करिए अब हमें इंटरचेंज भी करना है फर्स्ट और थर्ड रो को, ठीक है। आई वांट टू इंटरचेंज नाउ, अब हम इसे फिर से लिख लेते हैं। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि सेकेंड और थर्ड टाइप 2 और टाइप 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो हम प्री मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके करेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, जिस मैट्रिक्स से जब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी विद आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। प्लीज आंसर। मैम एक बार फिर से समझाए ना, नहीं समझ आ रहा। ओके, हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम लोग ओवरऑल इसमें क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेट करने के लिए। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन क्या था कि किसी रो के स्केलर मल्टीपल को हम किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं, है ना। ये तीन हमारे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे। नाउ व्हाट आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन एज अ ह्यूमन तो हम आपको बता सकते हैं कि आप ये कर लो, R2 को 2R2 प्लस R3 कर दो तो आपको सेकेंड रो में 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो प्लस R3 मिल जाएगा। पर हमें इसे कंप्यूटर से ऑब्टेन करना है, तो कंप्यूटर से ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, हमारी किसी एक मैट्रिक्स के प्री मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर को ऐसे नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते तो इस तरीके से तो कर ही सकते हैं ना कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम।
ओके, सो वो टोटल बस हम यही यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है हमें उसे कंप्यूटर से ऑब्टेन करने के लिए किसी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई होती है उसे प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फाइन। तो अभी हमने क्या कहा, अगर हमें 3r2 + r3 फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स के लिए, तो अगर हम ह्यूमन है, आपको हम बोले कि 3 टाइम्स ऑफ r2 + r3 कर दो, देन यू विल डू दैट। बट इफ आई विल आस्क द कंप्यूटर टू डू दिस, देन ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। For that, we need to give a corresponding matrix, pre-multiplier matrix, to computer so that it can multiply and give our desired result. So, for this type 3 operation, what I said, if I want to obtain 3r2 plus r3, then what I need to do? The coefficient of this r2 I need to place at 2 position, and the coefficient of r3, see 2 3, so 2 3 position of this pre-multiplier is 1. First row I am not doing any change. This means what? This r1 is what? Nothing but r1 plus 0 r2 plus 0 r3, right? That's why I have defined the first row of this multiplier as 1 0 0. Coefficient of r1, coefficient of r2, coefficient of r3. ठीक है? सिमिलरली थर्ड रो में भी कोई इंटरचेंज हमें नहीं करना है, कोई ऑपरेशन नहीं करना है, जैसे है वैसे ही ले आना है। अगर तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0r1 plus 0r2 plus 1r3. So third row I have created by making this 0 0 1. Can I do that? Yes ma'am. So ऐसे हमें कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करना हो उसे हम प्री मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर हमें अब इंटरचेंज करना हुआ तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी? ओके, इंटरचेंज वाला PLU के साथ देखेंगे। अभी पहले हमें LU के लिए फाइंड आउट करने दीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होता है? हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम LU डिकम्पोजिशन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे तो U की स्ट्रक्चर कैसी आ रही है, जो A का फर्स्ट रो है वो सेम रह जा रहा है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं। फाइन। देन हम लोग सेकंड रो में जा रहे हैं। इसे हम अपना पाइवोट बोल दें यहाँ पे, क्योंकि यही एक नॉन जीरो है। हमें इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है किसी तरीके से कि सबसे अलग है, हम बोल सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम बस इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ पाइवोट एंट्रीज। REF में जब आप लोग रो रिड्यूस्ड डिक्लाइन फॉर्म पढ़ रहे थे, वहां पे पाइवोट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि किसी भी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो होती है उसे हम पाइवोट एंट्री बोलते हैं, है ना? Yes ma'am. So for finding this LU decomposition, what is the method कि U को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें A का 1 1 एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। फाइन। जब ये बन जाएगा तो हम सेकंड कॉलम में जाएंगे। सेकंड कॉलम में जाने के बाद फर्स्ट रो में हम अपना पाइवोट एंट्री नहीं चूज कर सकते। जो 2 2 एंट्री आएगा इसका फर्स्ट रो 0 बनाने के बाद वही हमारा पाइवोट का काम करेगा। उसको लेने के बाद हमें उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने हैं। ठीक है, और फिर यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे until we are obtaining our U in upper triangular form और correspondingly L को लिखेंगे। तो अब हम इसके लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, इस 6 को अब हम ये ऑपरेशन यहां से मिटाते हैं। ये हम बस ये बता रहे थे कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखेंगे तो उसके लिए प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे और L को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस। कैन आई कॉल दिस वन एज L0 U0? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, एक को हम L0 दूसरे को U0 बोल दें, कोई दिक्कत? ये बस हम बोल रहे हैं नॉमेनक्लेचर के लिए ताकि डिस्टिंग्विश रहे दोनों। ठीक है, Yes ma'am. now take this 6 element as a pivot entry for your U, and with the help of this 6 make this 2 and this 4 as 0. What elementary operation I need to do?
6 को अगर 6 से हमें 2 और 4 को 0 बनाना है तो हमें कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, बताइए। हाँ, R2 में R2 माइनस 1/3 टाइम्स R1। 1/3 into R1। 1/3 R1, फाइन। और R3 4 को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, R3 माइनस 2/3 2/3 of R1। 2/3 ऑफ R1, राइट। सो अब इसको पहले अप्लाई करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, 2 4 को 0 करते हैं और देखते हैं हमें मैट्रिक्स क्या मिल रही है। सो फर्स्ट रो में हमें कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स फर्स्ट रो हमारी एज इट इज कॉपी होगी। इस 6 से इस 2 को 0 बनाने के लिए R2 माइनस 1/3 R1 किया, सो ये हो जाएगा 0। 12 माइनस 18/3 6, 1 माइनस 3/3 0, है ना। थर्ड रो करते हैं, 6 माइनस 2/3 4 माइनस 2/3 इंटू 6, 4 माइनस 4 0, 15 माइनस 2/3 ऑफ 18, 18 से 3 डिवाइड होगा 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 and 3 minus 2/3 into 3, this will be what, 1। 1, okay. So this we have obtained by this performing this operation, है ना। अब हम यहाँ इसको इक्वल टू दिस मैट्रिक्स लिख रहे हैं, राइट। R1 में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, R1 एज इट इज कॉपी किया। इसके लिए हमारे प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या आएगा, 1 1 0 0 0 0। सेकेंड रो आएगा R2 माइनस 1/3 R1 है। नया वाला R2 जो है वो हमारे पुराने वाले R2 में 1/3 टाइम्स ऑफ R1 हो रहा है, राइट, है ना। ये हमारा R2 न्यू अगर हम लिख लें, ठीक है। R2 न्यू क्या है, R2 न्यू विल बी R2 ओल्ड प्लस 1/3 R1 ओल्ड। तो ये कोफिशिएंट जो 1/3 था वो हमारा निगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ, स्केलर के साथ यहाँ जाएगा 1/3। R1 का कोफिशिएंट क्या है, R2 का 1, सो दिस विल बी 1। R3 इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, सो वी विल राइट द कोफिशिएंट ऑफ R3 एज 0। सिमिलरली इस थर्ड रो के लिए बताइए, थर्ड ऑपरेशन के लिए क्या होगा रो ऑपरेशन, 2/3 2/3। R2 नहीं है, सो कोफिशिएंट विल बी मैम हमने 0। साइन का कंसीडर क्यों नहीं किया, बता रहे हैं, एक मिनट। एंड दिस वन R3 विल बी 1, ठीक है। 1। सी R3 साइन हमने कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हम इस नए वाले R2 को कंसीडर कर रहे हैं ना। इस R2 में मल्टीप्लाई करके हमें ओल्ड वाला मिलना चाहिए ना, R2 न्यू। सो वी आर राइटिंग कोफिशिएंट फॉर दिस बाय दिस वन। तो डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे आ रहा है जिसकी हेल्प से ये एलिमेंट 0 बन रहा है वो डिवाइडेड बाय आवर पाइवोट A21 अपॉन A11, यही है। 2/6 इज इक्वल टू 1/3। यस मैम। और 4 को 6 से 0 बनाना था, A31 डिवाइडेड बाय A11 2/3। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऑपरेशन करके ये वाला मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट किया ना, यस मैम। तो हमें साथ में ये भी प्रिजर्व रखना है कि ओके। सो एक बार इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। एक बार चेक करके बताइए हमें फटाफट। इसके बाद क्लास नहीं है ना आप लोगों की? नो मैम। ओके। मैथ की है नहीं है, तो सुबह हो गई 8 से 10।
इसके बाद क्लास नहीं है, 5-10 मिनट बस ज्यादा लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार ये एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर एल्गोरिथम आ जाएगा इससे आप लोगों को। एक बार बस इसे चेक करके बताइए, इसका मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है? यस मैम, इक्वल आ रहा है उससे। इक्वल आ रहा है ना? यस मैम, ये यस मैम। ये फिर से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। अगर हम इसे L1 U1 से डिनोट कर दे, कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, मैम ये जो नाउ साइन आपने यूज किया डबल इक्वल टू एंड कॉलन है ना साथ में? हाँ, ये कोलन है, इसे हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि डिफाइंड दिस L1 U1 इज डिफाइंड एज दिस वन। इसको लिखने का मतलब है ये L1 जो है वो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये ये मैट्रिक्स जो है सेकंड वाली वो U1 है। Okay, ma'am. मैथमेटिक्स में ऐसे डेफिनेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना। यस मैम। अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो हम लोग अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन आल्सो राइट दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय, हाउ डिफाइंड बाय ना लिख के f of x इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर। सो इस पूरे कोलन विद इक्वल को डिफाइंड बाय के तरीके से ट्रीट करते हैं। मैथमेटिकल नोटेशन में डिफाइंड बाय को इस कोलन से यूज करते हैं। ओके ओके मैम, मगर आपने पहले कॉलन नहीं लिखा ऊपर वाले में, आपने पहले इक्वल टू लिखा फिर कॉलन लिखा। इंटरचेंज कर सकते हैं ना कॉलन और इक्वल टू में? नहीं, इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था उसको हमने एफ एक्स डिफाइन किया। एक्स स्क्वायर हमारा वैल्यू था ना। यस मैम। तो जिस वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जिसको नोटेशन देते हैं, उसके पहले उसके बगल में यूज करते हैं, उसके साइड में। एफ ऑफ एक्स को हमने डिफाइन किया एक्स स्क्वायर ना। इसी तरीके से ये दोनों मैट्रिसेस तो हमारी थी, इनको हमने बस नोटेशन दिया है L1 U1, इसलिए L1 U1 की तरफ नोटेशन लिखा है कि L1 U1 जो है वो ये डिफाइंड है। ओके ओके मैम, क्लियर। ओके, नाउ अब सी यहाँ देखिए L1 U1 क्या हमारा लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है? L तो हमारा लोअर ट्रायंगुलर में है L1, U हमारा अपर ट्रायंगुलर में नहीं है U1। हालांकि फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखें तो ये ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्या? ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यस मैम। ओके, नाउ whatever will come the element of this 2 place of this U1 का 2 एंट्री जो भी आएगा उसे हम अपना सेकंड पाइवोट बनाएंगे। ठीक है, और इस पाइवोट के हेल्प से इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में ब्रेक करना है ना। सो फॉर मेकिंग दिस 3 0 with the help of this 6, what operation I need to perform? R3 converted into R3 minus 1 by 2 of R2. 1 by 2 of R2, right? Okay, first we will write the matrix obtained by this performing this one. फर्स्ट और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है। लेट अस कॉपी दिस वन एज इट इज 6 18 3 0 6 0। थर्ड रो में ऑपरेशन करना है 0 0 1 0 1 माइनस 0 1। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर हो गई। अब इसमें क्योंकि हमें ये भी प्रिजर्व रखना है अपना ए, हम बार बार यहाँ पे इक्वल साइन लिख रहे हैं, देखिए, है ना। सो अब आते हैं R1 में कोई चेंज नहीं था, R1 R2 में No, नहीं था।
सो फर्स्ट 2 रोज हमारी इस L1 की कॉपीज हो जाएंगी 1 0 0 1 by 3 1 0। थर्ड रो क्या हो रहा है R3 प्लस R3 गोज टू R3 माइनस 1 by 2 टाइम्स ऑफ R2। अब R2 का भी कोफिशिएंट इसमें आ रहा है। सो ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट है, वो हमारे 3 2 पोजीशन में जाएगा L मैट्रिक्स के थर्ड रो सेकंड कॉलम। 3 2 पोजीशन की एंट्री हमारी 1 by 2 आएगी। इसी तरीके से 2 1 1 by 3 हमने यहाँ क्यों लिखा था 2 1 3 1। इसीलिए ये कोफिशिएंट जो है आपके आपको उसकी पोजीशन बताते हैं कि ये कांस्टेंट जाना कहाँ है, ये इंडिसेज। फाइन, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल बी आवर थर्ड रो फॉर दिस प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स 2 by 3 1 by 2 1 by 2 and 1 राइट 1 अब हमें देख के बताइए क्या हमारा A लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। yes ma'am We will denote this as L2 U2. So what we have to do overall, we will generate two sequences of matrices Li and Ui. सीक्वेंस जनरेट करना है तो मतलब हमें कहीं से स्टार्ट करना होगा और कोई रूल को फॉलो करके उसका नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। सो हाउ वी विल डू दैट, L0 we will take identity matrix and U0 we will take our A. Now we will choose the 1 1 entry of this our A and make the remaining below elements as 0 with the help of our first pivot. Fine. Whenever we will do that, we will obtain our matrix U1. U1 मिलेगा ये। U1 के साथ साथ जो कांस्टेंट यूज हुए हैं इनको 0 बनाने के लिए उन कांस्टेंट से हमारी L1 मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। Yes, ma'am. Right? After that, whatever will be the 2 2 entry of this U1, we will make that entry as a pivot, and again we will make the below entries of this pivot entry as 0, and we will update our L1 with the coefficients used for zero out this remaining entries, and we will obtain our L2. Yes, ma'am. And we will continue this process until our U, last U is upper triangular. जब तक हमारा UI अपर ट्रायंगुलर नहीं बन जाता तब तक हम लोग ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ये 3 by 3 का था इसलिए हमें 3 ही स्टेप में मिल गया। 4 का होता तो हम फिर से अगर यहाँ पे कुछ आता तो हम लोग उसे बनाते। नाउ कैन आई राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस? Yes, ma'am. Algorithm 2 for LU decomposition. Says what? Step 1, initialize L0 as identity and U0 as A. Step 2 will be what? Choose 1 1 entry. 1 1 entry मतलब first row first column. 1 1 entry of A as pivot and make the remaining below entries 0. Remaining RMAINING. Remaining entries 0 by type 2 and type 3 element. Only type 3 I think है ना? By type 3 elementary operation. And obtain U1.
then after doing this, what we will obtain? We will construct our L1. Construct L1 by the constants used in step 2, used in step 2 बन जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे की है। जब एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा हो गया, सबसे पहले हमने U1 फाइंड आउट किया। U1 से फाइंड आउट करने के बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन से करिस्पॉन्डिंग जाके अपना L1 फॉर्म किया। Is this line clear? Construct L1 by the constant used in step 2. Yes, ma'am. अब हमें L1 U1 मिल गया। Then step 4 will be what? Choose 2 entry of U1. To zero out the below entries choose 2 entry of U1 to zero out the below entries zero out the below entries in U1. in U1. फाइन। जब ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंड ऑब्टेन क्या मिलेगा? U2 है ना? यस मैम। और ये कैसे करेंगे? फिर से हम टाइप 3 ऑपरेशन ओनली अप्लाई करेंगे। फिफ्थ स्टेप विल बी व्हाट? कंस्ट्रक्ट L2 by the constants used in step 4, and continue this process until Uj is upper triangular. फाइन। यही करना है ना? अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि हर स्टेप में A is equal to LIUI for every I. In each step, Li is lower triangular. And Uj means only last U will be your upper triangular matrix. Right? And required L and U will be L is equal to Lj and U is equal to Uj. Please quickly revise this and ask if there is any query. एक बार इस एग्जांपल को देखिए और फिर एल्गोरिथम को देखिए। मैम थोड़ा स्लाइड डाउन कर दीजिए थोड़ा सा नीचे। यस मैम। एल्गोरिथम 6 स्टेप। यस मैम। इसके नीचे नहीं है कुछ, यही खत्म। नो, अप टू 6 मैम, अप टू 6 इज। क्योंकि यहाँ 2 पर आया, अब अगर आगे रहा हमारा तो हम U2 के 3 एलिमेंट पे जाएंगे। 3 एलिमेंट को पाइवोट मानेंगे U2 के और उसके नीचे 0 बनाएंगे। जब 0 बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? U4 है ना, सॉरी U3 मिलेगा। और U3 के करेस्पॉन्डिंग फिर L3 कंस्ट्रक्ट करेंगे। हर स्टेप में जैसे भी हम करेंगे, हर स्टेप में जैसे ही हमारा एक स्टेप कंप्लीट होगा
Li और Ui मिलेगा और इनका प्रोडक्ट हमेशा हमारा A के बराबर होगा. However, this U will be upper triangular only in the last step. L हमेशा upper triangular होगा. Okay? Please ask if there is any query. ये मेथड तो इजी लग रहा है पहले वाले से. सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं. मैम कह रहे हैं ये मेथड तो इजी लग रहा है पहले मेथड से. हाँ, क्योंकि फॉर्मूला बेसिकली हमें याद नहीं रह पाता, इसलिए हमें दिक्कत होती है. मे बी आप लोगों को याद हो जाता हो, तो अगर फॉर्मूला याद है देन आप लोग उसके थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज इसे यूटिलाइज कर सकते हैं. इसे याद रखना इजी है. और ये अपलोड कर देंगे क्या स्लाइड्स? हाँ, स्लाइड्स हम अपलोड कर देंगे. और प्लीज आज की जो भी क्लास हुई है उसे रिवाइज करके आइएगा. कल इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे PLU डिकम्पोजिशन के लिए. यस मैम. इसलिए हम फिर से मैम कह रहे सर हैं, कब तक आ जाएंगे? अभी इसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, पर आ जाएंगे. मतलब आप बीच बीच में आके पढ़ाती रहेंगे ऐसा है क्या? मतलब सर जब लीव पे रहेंगे? नहीं, हम बीच बीच में आके नहीं पढ़ाते रहेंगे. जितना मेरा पोर्शन होगा हम वो आके पढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू मैम. Okay. Any other query regarding this today class? नो मैम. मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं. इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, चेक कर लीजिएगा. इसका वैल्यू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. अगर एग्जिस्ट करता है देन फाइंड आउट करिएगा. ओके मैम. Sukesh, please mute yourself. ये तीनों एक्सरसाइज कर लीजिएगा. अगर किसी में दिक्कत आती है हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे. और कोई ओके क्वेरी? मैम. मैम ये नोट्स जल्दी अपलोड कर दीजिएगा. ठीक है, हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं क्लास क्लोज करके. यस मैम. थैंक यू मैम. प्लीज Thank रिवाइज you, कर ma'am. लीजिएगा क्योंकि कल हम लोग इसीलिए एक्सटेंड करने वाले हैं. तो अगर आज की नहीं क्लियर हुई रहेगी तो कल की क्लास में भी ना आ पाए, समझ में दिक्कत होगी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.